नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल का दिन पूरे देश में मनाया जाएगा बैसाखी, पोयला बैशाख, बिहू और साथ ही विशु के रूप में। तो कल के दिन के लिए समस्त दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। जहां बैसाख का यह दिन लेकर आता है अपने साथ ढेर सारी खुशियां, वहीं साथ ही में लेकर आता है यादें उस नृशंस हत्याकांड की, इतिहास के उस काले पन्ने की। जी हां, 13 अप्रैल सन 1919 जलियांवाला हत्याकांड, जहां जनरल डायर की गोलियों के शिकार हुए न जाने कितने महिला, पुरुष, आबाल वृद्ध, और उनकी लहू का रंग आज भी अगर देखा जाए तो फीका नहीं पड़ा। जलियांवाला बाग एक घटना, एक त्रासदी, एक विध्वंस, इतिहास का एक काला अध्याय। जनरल डायर के इस उद्घोष के साथ ही शुरू हुआ मौत का तांडव। धड़कनें रुक गईं, सांसें थम गईं और कुछ बचा तो सिर्फ यहां वहां बिखरी लाशें। मंजर दर्दनाक था। एक ओर फिजाओं में थी बच्चों की पीड़ा, तो दूसरी ओर महिलाओं का अपनी इज्जत बचाने के लिए नाकाम संघर्ष। 13 अप्रैल 1900 बैसाखी के दिन जनरल डायर 150 सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग आया। बिना किसी चेतावनी के 20,000 निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। 379 लोग मारे गए, जिनमें एक 7 महीने की मासूम बच्चे सहित 41 बच्चे थे। 1500 लोग घायल हुए। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग के शहीदों को शत शत नमन। शहीदों को शत शत नमन। जैसे मैंने कहा था कि बैसाखी की ये खुशी अपने साथ दिल में लेकर आती है एक टीस उस नरसंहार की, जो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में हुआ। और आज हम मना रहे हैं इसी की 100वीं जयंती। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान। मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर KL तुतेजा। आप प्रख्यात इतिहासकार एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्राक्तन आधुनिक इतिहास के प्रोफेसर भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहूंगी अजय मनचंदा जी का। आप एमिनेंट थिएटर आर्टिस्ट और डायरेक्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी श्री हरिंदर पतंगा जी का। आप सुविख्यात कवि एवं लोक गायक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर साहब आपसे जानना चाहूंगी, जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर हम इसकी बात करें तो इसने भारतीय इतिहास की और साथ ही स्वतंत्रता संग्राम की दशा और दिशा अगर देखा जाए तो बदल दी। आज जब हम इसकी 100वीं जयंती मना रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरह से ये भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट था? कैसे आज हमें इसे मनाना चाहिए? आपका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सोचना कि इस घटना का क्या प्रभाव रहा और इसने आने वाले फ्रीडम स्ट्रगल या हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर उसने क्या मोड़ दी, उसको कहने से पहले मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। जैसा कि अभी कहा जा रहा था कि ये इंसिडेंट हुआ क्या था। 13 अप्रैल के दिन जलियांवाला बाग जो है गोल्डन टेम्पल के पास है, और वहाँ पर उस दिन दोपहर के टाइम के ऊपर एक मीटिंग चल रही थी जहाँ पर 20,000 लोग इकट्ठे हुए थे। और ये मीटिंग उस समय ब्रिटिश सरकार के विरोध में चल रही थी। उसी समय ये बैसाखी का भी दिन था जैसा आपने बताया। तो कुछ लोग वहाँ पर गोल्डन टेम्पल से पास में वहाँ भी आए हुए थे। जनरल डायर आते हैं, उनके पास एक सेना की टुकड़ी है, 2 आर्मर्ड कार थी जो उस रास्ते से अंदर नहीं जा सकी। जब वो पहुँचा वहाँ पर, उसने पहुँचने के इमीडिएटली बाद जब उसने देखा कि लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो उसने के जैसा कोई वार्निंग दिए बिना अपने सोल्जर्स को कहा, अपने सिपाहियों को कहा कि आप फायरिंग शुरू करिए, और फायरिंग भी ऐसी जगह पे करिए जहाँ पे मैक्सिमम क्राउड है।
तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि एकदम जो कत्लेआम हुआ वहाँ पर, उसके अंदर जैसा कहा जाता है कि 389 लोग मरे थे और 1200 से ज़्यादा हुई थी, परंतु ये रिपोर्ट जो थी सरकारी रिपोर्ट थी, लॉर्ड हंटर की रिपोर्ट थी। एक्चुअली इसके अगर हम जो दूसरे सोर्सेज से हम देखते हैं तो नंबर कैजुअलिटीज़ का बहुत अधिक था। इस घटना का आलोचना हिंदुस्तान में भी हुई, बाहर भी हुई। आप ये देखिएगा कि विंस्टन चर्चिल जो बाद में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने इसका क्रिटिसाइज़ किया उस समय। दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी, उन्होंने कहा कि हम डायर से बदला नहीं लेना चाहते, बट वी वांट टू चेंज द सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस डायर। और सबसे बड़ी बात, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके प्रोटेस्ट के अंदर नोबेल प्राइज़ वापस कर दिया था। पर मैं आपको एक चीज़ पर एम्फेसिस देना चाहता हूँ, ब्रिटिश सरकार ने सोचा था उस समय, या जनरल डायर ने ये सोचा था कि ये जो विरोध है, इस विरोध को दबा दिया जाए। एक तरीके से वो ब्रिटिश राज्य की जड़ों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु इतिहास ने इसके विरुद्ध कार्य किया। ये एक वो इंसिडेंट बना जिसने ब्रिटिश एम्पायर की जड़ों को और हिला दिया, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर एक्सपोज हुआ कि वो किस तरीके से ब्रूटल यूज़ किया है फोर्स का उसने। अब जहाँ तक हम सेकंड पॉइंट पे मैं आता हूँ कि हम इसको याद क्यों करते हैं। देखिए, आज जब 1919 में के बाद 100 साल के बाद हम याद कर रहे हैं, इस बीच में एक इम्पॉर्टेंट घटना हुई है कि 1947 में हम स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्रता से पहले कि अगर आप इतिहास देखें तो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ रहे थे, और जब लड़ रहे थे तो उस समय जब हम इस घटना को बार बार याद करते थे, तो उसको याद करने के पीछे जितने भी राष्ट्रीय नेता, या जैसे मैं अजय जी से बात कर रहा था कि इवन साउथ के अंदर प्ले लिखे जाते थे एक चीज शो करने के लिए कि ब्रिटिश राज्य में डायर ने किस प्रकार से गोली चलाई, और हमारा जो पूरा फोकस था याद करने का, वो ब्रिटिश ब्रूटल यूज ऑफ फोर्स था, या डायर के जो कुकर्म कहेंगे, या डायर का जो कत्लेआम था, उसको याद करते थे। परंतु जब हम 1947 से फ्री हो गए, और जब हम आज अपने राष्ट्र को, कि इस राष्ट्र ने कितना स्ट्रगल करके ये पाया, तो वही लोग जो वहाँ पर मरे थे, आज हम उनको एक बहुत बड़े बात के लिए याद करते हैं कि उन्होंने इस देश के लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया। तो दोनों बातें हैं। एक बात को याद करना इसलिए कि ब्रिटिश एम्पायर कितना खतरनाक एक्शन कर सकता था, और कितना ब्रूटल कर सकता था, और दूसरी तरफ हम लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने कितने बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस किए इस फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए। तो ये एक मेन मुद्दा है। और चीज़ें आप बिल्कुल। अजय जी, आपने कई वर्षों पहले जलियांवाला बाग, इस पूरे आपने इंसिडेंट को अपने प्ले में उतारा, इसका मंचन किया। उसके बाद आपने दाग दाग उजाला के नाम से इसी का मंचन किया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये एक ऐसी घटना है जो आज से 100 साल पहले हुई थी, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम इसे देखें तो शायद आज भी उसका रेलेवेंस उतना ही है जितना आज से 100 साल। तो 100 साल में वो रेलेवेंस बदला नहीं। जब आप आज के युवा के साथ ये प्ले करते हैं तो क्या मैसेज आप अपने व्यूअर्स को देते हैं? अब मुझे लगता है कि ये आज भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। और जब सबसे पहले ये नाटक पे काम शुरू हुआ था, तो ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, तब कुछ डायरेक्टर्स हिंदुस्तान में कई अलग अलग जगह पे भेजे, और उनमें से एक मैं भी था। तो मेरे को एक टॉपिक दिया गया जलियांवाला बाग। दिया तो इसलिए गया था कि वो वही बच गया था, मैं कहीं बाहर काम कर रहा था, तो लेकिन ये मेरा फेवरेट था, और लकीली ये मेरे पास आया, और मुझे बड़ा मज़ा आया इस पे काम करने के लिए। अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है ड्रामेटाइज करने के लिए कि ये एक डेढ़ घंटे का वाक्य है, इस पे क्या करेंगे, लेकिन मुझे लगा नहीं, ये 1-1.5 घंटे का वाक्य नहीं है, ये बहुत बड़ा वाक्य है, तो इस पे काम करना ज़रूरी है। और ये एक ऐसी घटना थी, या यूँ कहूँ कि एक ऐसा मैसेकर था कि इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और ये मैं इसको 1857 की क्रांति के ऑलमोस्ट आसपास ही मानता हूँ, क्योंकि यहाँ से जो एक चेंज हुआ था मूवमेंट के दौरान, और जो एक यहाँ पे बहुत सारे, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, औरतें हों, आदमी हों, सभी ने
सभी हिल गए थे इसके बाद। ब्रिटिशर्स ने तो इसको इसलिए किया था कि हम हिंदुस्तानियों को हिलाएं, लेकिन हिंदुस्तानियों को वो नहीं हिला पाए, बल्कि हिंदुस्तानी उनको हिला दिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाकया था। और असल कल्प्रेट जो था वो था माइकल ओडायर, जनरल डायर नहीं था। जनरल डायर तो उसका एक सिंपल प्यादा था, मैं ये कह सकता हूँ। और डायर दो थे, अक्सर इनमें भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। माइकल ओडायर, ही वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब उस टाइम पर, और उसको ये नहीं समझ आ रहा था। पहले पंजाब की कमान थी जनरल बेनिन के पास, और जनरल बेनिन वो जिस तरीके से काम कर रहा था उसे माइकल ओडायर बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। और माइकल ओडायर चाहता था नहीं, ये जो जितनी सब कुछ हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है क्रांतिकारियों का, इसको ख़त्म करना है। बट जनरल बेनिन सोचता था नहीं, लॉ से चलना है मुझे। और माइकल ओडायर इससे खुश नहीं था। उसने जनरल डायर को बुलाया, और जनरल डायर को आते ही उसने सब तरह की ताकत दे दी। और जनरल डायर ने 11 अप्रैल से ही, आते ही 11 अप्रैल को पूरे पंजाब में सारे मेन रास्तों पे क्रॉलिंग कराई। चाहे वो बीमार था, मरीज था, या जो भी था, उसने पूरी क्रॉलिंग कराई। एक 100 साल की औरत है, 90 साल की औरत है, वो चल नहीं पा रही सीधी, लेकिन उसको कहा नहीं, हंटर बरस रहे थे, लाठियां पड़ रही थी, क्रॉल करके निकलिए। उसने वहीं से ही जो शुरू किया कि नहीं, इनको तो मैं सीधा करूंगा, कैसे ये सर उठाएंगे मैं देखता हूं, मैं कुचलूंगा। तो ये जो एक जनरल डायर का था, ये तभी वो कर पाया जब माइकल ओडायर का हाथ था उस पर। तो ये इसके बाद फिर धीरे धीरे कर्फ्यू लग गया, ये हो गया, वो हो गया, रोलेट एक्ट पे आ गए। तो रोलेट एक्ट के खिलाफत सबने की, और रोलेट एक्ट की खिलाफत हुई तो फिर, और मुझे लगता है ये जो सारा मूवमेंट हुआ था, जो आपने सवाल किया उस पर आता हूँ, ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी था उसके लिए। यहाँ से जो एक एनर्जी निकलती है, यहीं पर उधम सिंह था जिसने इस वाकया से कहा कि नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं, वो भी खड़ा हुआ। और यहाँ से जो एक ताकत मिलती है एक आम हिंदुस्तानी को, और यहाँ से जो एक मूवमेंट, ये मूवमेंट तब इतना सा था, लेकिन जो ये फैल के एक बड़ा मूवमेंट के शेप में आया ये, और फिर आगे बढ़ा। और यहाँ से जो एक आज़ादी की, पूरी स्वतंत्रता की मूवमेंट को एक जो ताकत मिली थी जी, वो आज भी कनेक्ट करता है। जी बिल्कुल। आपके ही इस मंचन के हमारे पास कुछ अंश हैं, हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे वो अंश। जरूर।
निश्चित तौर पर दिल को दहला देने वाला ये मंजर था। प्रोफेसर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वैसे जैसे अभी हमारी बातचीत से ये जाहिर हुआ कि कहीं ना कहीं हम दोष देते हैं जनरल डायर को या लेफ्टिनेंट डायर को, लेकिन ये एक तरह से शायद ब्रिटिश की रणनीति थी कि उन्होंने जो बंदूक जो दागी वो शायद जनरल डायर के कंधे पे रखकर दागी, लेकिन ये एक घिनौना तस्वीर है पूरे साम्राज्यवाद का। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मुझे इस बारे में तरफ मुझे आप 5 मिनट दीजिए, मैं इसकी पूरी कहानी बताता हूँ आपको। बात यह है कि जलियांवाला बाग 1919 में रॉलेट एक्ट से स्टार्ट होता है और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध महात्मा गांधी जी ने 1919 में एक आंदोलन शुरू किया और ये आंदोलन 6 अप्रैल से स्टार्ट होना था। पर हमें उससे पहले यहाँ ये जानना पड़ेगा कि जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये घबराई हुई थी कि लोग कई तरीके की ब्रिटिश के विरुद्ध कार्यकृतियाँ कर रहे हैं, तो उसके विरुद्ध हमें कोई ना कोई ऐसा एक्शन या कोई लॉ बनाना चाहिए। तो उन्होंने 2 कानून लेकर गए और उसमें से एक कानून पास किया जो रॉलेट एक्ट के नाम से था। परंतु उस रॉलेट एक्ट से क्या हुआ कि उसके कुछ मूल अधिकार थे। फॉर एग्जाम्पल कि केस कोर्ट में नहीं चलेगा, कैमरा में होगा। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है। तो ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसको आप ड्रैकोनियन कह सकती हैं, जिसको ये कह सकती है कि लोगों के मूल अधिकार को लिए जा रहे थे। तो महात्मा गांधी उस समय साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे, 3 आंदोलन में पार्टिसिपेट कर चुके थे। तो वो कहने लगे मैं बेसिकली लोगों के राइट्स के लिए लड़ता हूँ। तो उनका ये था कि ये तो बेसिकली गॉड गिवन राइट्स हैं जो सरकार हमसे ले रही है। उन्होंने आंदोलन शुरू किया, लोगों का हड़ताल करिए, पहले 30 को कहा, 5 फिर 6 अप्रैल को कहा। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप ये देखिएगा, पंजाब के अंदर, जबकि गांधी जी पंजाब में नहीं थे, गांधी जी जो थे वो बॉम्बे में थे, परंतु ऑलरेडी उनके नाम के नारे पंजाब में लगते थे। कारण क्या था कि पंजाब में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध रोष था और एक उसका कारण ये भी था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादती यहाँ पर हुई, बहुत इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस बहुत बढ़ चुके थे, प्राइस राइज बहुत ज़्यादा था, देयर वर नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो एक पॉइंट बेसिक है, रिजेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मीटिंग्स होना इवन गांधी जी से पहले शुरू हो गई थी। अब प्रश्न ये आता है कि जब गांधी जी ने तो कहा मैं सिविल ये जो है मूवमेंट टोटली नॉन वायलेंट होगी, परंतु गांधी जी वहाँ नहीं थे, लोग उनके छोटे लीडर्स थे। परंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि लोगों ने गांधी जी की एक अपनी इमेज बना ली थी। और वो इमेज ये थी कि गांधी एक मसीहा है। अगर आप हंटर रिपोर्ट पढ़ें तो लोगों से पूछा गया कि गांधी जी कौन है, कहते जी हमें क्या पता, हमें तो इतना पता था वो वली है, हमें ये पता है कि कृष्णा है, हमें ये पता है मसीहा है। एक जो है हबीब शाह एक व्यक्ति थे, उससे नहीं, वो एक जो महियुद्दीन एक व्यक्ति थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने एक भाषण में ये कहा कि देखिए गांधी जी तो एक ऐसे व्यक्ति हैं, अगर ब्रिटिश सरकार ने गोली चलाई तो वो गोली की डायरेक्शन बदल देंगे, आपको बचा सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि लोगों के अंदर फियर कम हो गया था। इस बीच में क्या हुआ, जैसा कि अजय जी ने कहा, आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि डायर जो है वो आर्मी का ऑफिसर है और ओ ड्वायर, माइकल ओ ड्वायर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस है। और ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि वो पंजाब के अंदर बहुत ही सख्त माना जाता था। वो कोई आवाज उठती थी, गदर वालों ने आवाज उठाई, उसको उसने दबा दिया था। तो पंजाब के अंदर एक तरीके से अगर आप ये देखें, इवन अगर आप इसको और पीछे जाएं तो एक ट्रेडिशन था जो हम हिस्ट्री में पढ़ाते हैं, पंजाब स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर ये था कि सरकारी ऑफिसर आपका एक तरीके से माई बाप है, परंतु अगर आपने कोई भी सरकार के विरुद्ध कार्य किया तो आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाएगा और आपको बताया जाएगा क्या गलत है। और एक हम उसकी, उन्होंने 1881 के अंदर एक स्टैचू लगाई थी लॉर्ड लॉरेंस की, और उसके नीचे लिखा हुआ होता था, उसके नीचे लिखा था, डू यू वांट टू बी गवर्न्ड बाय स्वॉर्ड और पेन। व्हाट आई वांट टू से इज कि एक ट्रेडिशन था कि अगर आपने आवाज रेस करी तो आपको दबा दिया जाएगा। ओ ड्वायर उसका प्रोडक्ट था जी। अब आपने दूसरी बात ये कही कि ये ब्रिटिश एम्पायर की क्या पूरी एक ऐसी रणनीति थी। अगर आप इस समय एक चीज ध्यान रखें हम, कि ब्रिटिश सरकार 1857 नहीं भूला था। 1857 उनके दिमाग के अंदर ये था कि दो वजह से, कानपुर के अंदर उस समय जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कुछ हिस्ट्री के ऊपर अटैक भी किया था, और रिजल्ट क्या हुआ था कि उस समय उन लोगों के पास आर्म्स थे, हमारे सैनिकों के पास।
तो एक लड़ाई हुई बिटवीन ब्रिटिश एंड And इंडियंस, और इंडियन सोल्जर्स ने भी कुछ जो कार्य वहां पर कुछ औरतों के साथ हुआ तो वो भूले नहीं थे। पर एक चीज वो एक ये भी नहीं भूले थे कि अगर इंडियंस आवाज उठाएं तो उनको दबा दिया दबा दिया। और दबा के भी ब्रूटल फोर्स के साथ। सो ये फ्रेमवर्क इस बीच में आप देखिएगा 1919 से लेकर 1857 से लेकर 1919 तक एक बार का इंसिडेंट बताता हूं आपको। पंजाब में कूकास ने विरोध किया था ब्रिटिश का, तो 66 कूकास को गन से ब्लो कर दिया गया था। तो ये एक सोच है कि अगर कोई हिंदुस्तान के अंदर आवाज उठाता है तो उसको दमन करो। पर अब ये देखिएगा, अब आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि 8 अप्रैल से लेकर, मैं 2 मिनट ले रहा हूं, 8 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच में क्या हुआ। 8 अप्रैल को रामनवमी होती है, हिंदू मुसलमान इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं। 9 अप्रैल को सत्यपाल और किचलू को जेल में डाल और डिपोर्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद क्या हुआ कि 10 तारीख को लोग प्रोटेस्ट करने के लिए, जो 2 ब्रिज हैं अमृतसर से, वो जा रहे हैं। दूसरी तरफ से सिविल लाइंस है, वहां अंग्रेज लोग हैं, लेडीज हैं। सोल्जर्स ये सोचते हैं, उनको ये कहा जाता है अगर ये उस तरफ आ गए तो कहीं ये अटैक ना कर दें, और वो उनके ऊपर गोली चलाते हैं, 10 लोग मारे जाते हैं। जब ये वापस आते हैं, वापस आते हुए इन लोग भड़क उठते हैं और इनके लिए ब्रिटिश एक अदर हो जाता है। उससे पहले ये वॉयलेंट नहीं थे। बिल्कुल, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में भी अगर हम देखें तो पंजाब के बहुत सारे सोल्जर्स थे जो कि ब्रिटिशर्स की बहुत बड़ी ताकत थी। तो और उसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई लोगों थी की कि हाँ यहाँ पर सेल्फ रूल आएगा। यहाँ पे एक बात खत्म करना चाहता हूँ कि 11 तारीख को जब उन लोगों ने यहाँ पर शहर के अंदर जो हुआ, कुछ बिल्डिंग्स को जलाया, पर केवल ये कह के सरकारी माल है लूट लो। बैंक था सरकारी। एक शेरवुड के अटैक किया लेडी के ऊपर तो कहा कि अंग्रेज है। पर इंपॉर्टेंट बात क्या थी, उन लोगों के अंदर फियर खत्म हो चुका था। डिप्टी कमिश्नर ये कहता है माइल्स इरविंग, कि इस समय लगता है कि शहर के अंदर क्रांति, जो यहाँ के रेबल्स हैं, उनका कंट्रोल हो चुका है। और ये खुद कहा करते थे, साडा राज है, हिंदू मुसलमानों की हुकूमत है। पॉइंट मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि बिफोर 13th of April, the fear of the British rule was over from the mind of the now British wanted to restore it back। तो उनकी रणनीति ये थी, पर वो एक चीज भूल गए। गांधी जी ने जो मूवमेंट चलाई थी वो नॉन वायलेंट मूवमेंट थी, पर जो उन्होंने रास्ता डायर ने अपनाया वो अपनाया 1857 वाला गोलियों वाला। एक तरफ 1857 में दोनों तरफ हथियार थे, परंतु इसमें ये एक अनोखी इंसिडेंट थी जहां एक निहत्थे लोगों के ऊपर डायर ने गोलियां चलाई। पतंगा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे हमने बात की कि जो पूरा स्वतंत्रता संग्राम है उसकी दशा और दिशा इस वाकये ने बदल दी, लेकिन दूसरी तरफ लिटरेचर पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा। कवियों ने अपनी तरह से बात कही और जो भी अलग अलग आर्टिस्ट थे उन्होंने अपनी अपनी तरह से इसका बखान किया और इसका विरोध भी किया। तो आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। हाँ, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इस ब्रूटल हत्या का हमारे लिटरेचर पर असर हुआ है, राइटर्स पर, ड्रामाटिस्टों पर असर हुआ है, ड्रामा राइटर्स पर असर हुआ है, ऐसे पोइट्री पर असर हुआ है। तो एक बात वो देखिएगा, ये जो एक 100 साल की बात है, वो जख्म हमारे अभी भी वैसे ही है जी। तो उस बात को कैसे कहा गया जी। जलियां वाले बाग दा साका सुनिया कह न जावे, जलियां वाले बाग दा साका सुनिया कहा न जावे। 100 वरियां तो जख्म ने अड्डे रह दर्द सतावे। जलियां वाले बाग दा साका सुनिया कह न जावे। अजे तीक ने गूंज दियां ओ चीकां कुरलाटां, मेला वेखण आए गए ना पिंड पिया वेखे वाटां। मेला वेखण घर ना आए पिंड पिया वेखे वाटां। ऐसा मौत दा तांडव होया
ऐसा मौत ने तांडव कीता कोई बच ना पाए, 100 वरियां तो जख्म ने अल्ले रह दर्द सताए। जनरल डायर फौज ले आया दित्तियां भीड़ बंदूकां, फिर फायर खोलिया अग वराई कुरलाटां ते कूकां। केड़ा किसदी सार लवे ते किन्नू कौन बचाए, 100 वरियां तो जख्म ने अल्ले रह दर्द सताए। तो आखिरी बंद दिखेगा, इधर उधर भज्जन सारे जान किते बच जावे, इधर उधर भज्जन सारे जान किते बच जावे। 4 दीवारी दी इट ने सारे गल नूं डाए, मां दी गोदी दे विच मर गए मां जो गोद छुपाए, मां दी गोदी विच ही मर गए मां जो गोद छुपाए। 100 वरियां तो जख्म ने अल्ले रह दर्द सताए। जलियां वाले बाग दा साका मैथों क्या न जाए, मैथों क्या न जाए। क्या बात है, बहुत खूब। ये सच में ऐसा वाकया है जो आज भी आंखों में आंसू ले आता है। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब भी आपने ये प्रोडक्शन की तो किस तरह से यूथ का रिएक्शन रहा, किस तरह से वो प्रेरित होते हैं? हाँ, इस प्रोडक्शन से यूथ सबसे ज़्यादा प्रेरित हुआ है, क्योंकि इसमें जो एक मोमेंट्री एक गुस्सा है, एक एनर्जी है और एक ताकत है। क्योंकि उस दिन पूरा कर्फ्यू लगा हुआ था, किसी को निकलने की इजाज़त नहीं थी, और इजाज़त ना होने के बाद भी हर कोई, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, सब लोग सड़क पे खुलेआम गाते हुए, नाचते हुए, भंगड़ा डालते हुए सब बढ़े जा रहे थे। नहीं, पहुंचना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एक वो कॉन्फिडेंस एक अलग तरह का था, और वो कॉन्फिडेंस के अलावा एक बहुत ही अलग तरह का जुनून था उन सब के अंदर। और वो जो जुनून था, वो जुनून अगर आज के यंगस्टर्स में आ जाए तो मैं नहीं मानता कि कोई भी किसी को रोक पाएगा कहीं भी। और वो जुनून बहुत ज़रूरी है आज के हर इंसान के लिए, हर यंगस्टर के लिए, स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स। और वैसे भी ये जो आज हमारी सोसाइटी में सब चल रहा है, ये वैसे तो फैज़ ने एक नज़्म लिखी थी जिस पे मैंने इस प्ले का टाइटल भी दिया है, ये दाग दाग उजाला। फैज़ की ये बहुत खूबसूरत नज़्म है और वैसे मेरी भी फेवरेट है, ये दाग दाग उजाला। और ये दाग दाग उजाला वैसे उन्होंने लिखी थी पार्टीशन पे, लेकिन ये आज भी सूट करती है। आज जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है और इसको अगर सही करना है, और जो हमारे शहीदों ने जानें दी हैं, अपनी इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो इस तरह की आज़ादी नहीं चाहते थे। ये जो आज मुझे आपको सबको इस सोसाइटी में दिखता है, अगर इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फैज़ की नज़्म पूरी तरह से आज के माहौल पे भी सूट करती है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। जिगर की आग, नज़र की उमंग, दिल की जलन, किसी पे चारा है हिजरा का कुछ असर ही नहीं। कहाँ से आई निगारे सबा, कहाँ से आई निगारे सबा, किधर को गई। अभी गिरानिए शब में कमी नहीं आई, निजात दीदा ओ दिल की घड़ी नहीं आई। चले चलो, चले चलो, वो मंजिल अभी नहीं आई, वो मंजिल अभी नहीं आई। तो बस वही है कि हमें अभी अपने आप को और बहुत सुधारना है, और ये सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जो कर सकते हैं वो यंगस्टर्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये नज़्म अप्रोप्रिएटली उन लोग के लिए, मैंने इसीलिए एक पैरा बोला, ये बहुत बड़ी लंबी नज़्म है और बहुत खूबसूरत नज़्म है, इसके मायने बहुत खूबसूरत है। तो यंगस्टर्स पे ये वाक़या बहुत ज़्यादा असर करता है।
तो ये तो हुई आज के युवा पीढ़ी की प्रतिक्रिया। प्रोफेसर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम उस वक्त की भी बात देखें तो जब ये हत्याकांड हो गया तो उसके बाद पूरे विश्व से प्रतिक्रियाएं आई, जहां एक और आपने खुद विंस्टन चर्चिल का जिक्र किया कि उन्होंने उसकी खूब भर्त्सना की, लेकिन दूसरी ओर कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने जनरल डायर के इस कुकर्म को कहीं ना कहीं ये भी कहा कि हाँ ये सही था और ये उस वक्त की ज़रूरत थी, और उन्हें अगर देखा जाए तो उन्हें सेवियर ऑफ पंजाब भी कहा। बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे ख्याल पहले मैं इस यहाँ से शुरू करूँगा इस बात को कि वहाँ पर माहौल क्या था जिसके ऊपर अजय जी ने ये कहा कि लोग किस भावना से जा रहे थे, और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि डायर के एक्शन को कुछ लोग जस्टिफाई क्यों करते हैं। बात ये है कि जो ये मूवमेंट शुरू हुई, ये 10 से लेकर 8 से लेकर 13 के बीच में, इस मूवमेंट के अंदर लोगों ने, अमृतसर के अंदर लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत आ गया था, और उस कॉन्फिडेंस के अंदर जो फियर है, देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, स्टेट, और वो भी स्टेट जो कि ब्रूटल स्टेट है, जो पावर को यूज कर सकता है, वो फियर खत्म हो रही थी। तो जो 11 से लेकर 13 के बीच में जब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उनके अंदर ब्रिटिश की जो फियर है खत्म होने के कारण क्या हुआ, 20,000 लोग इकट्ठे हुए। देखिएगा आज 20,000 लोग इकट्ठे कर सकते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, आपको मालूम है क्यों होते हैं। हाँ। उस समय एक शहर के अंदर 20,000 लोग, जब तक उनके अंदर कोई जुनून नहीं होगा, वो इकट्ठे ना होते। तो जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो एक भावना है उनके अंदर, एक जोश है ना। जब डायर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि डायर ने जो उसको कुछ लोगों ने डिफेंड किया, बात पता है क्या है, हमारा फोकस इतिहास के अंदर काफी समय तक डायर पे रहा, 2 कारणों की वजह से। एक इतिहासकार जो हमारे कुछ बहुत रिस्पेक्टेड हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने भी ये कहा कि डायर पनिश करना चाहता था, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायर पे डाल रहे हैं। दूसरे लोग जो डायर के डिफेंस में थे, वो ये कहते हैं कि एक ऐसी रिबेलियन की सिचुएशन थी कि डायर के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, तो डायर ने तो बचाने की कोशिश की और तभी उसके लिए फंड्स को रेस किया गया। परंतु आप ये देखिए, दोनों जो सोच है, एक सोच में डायर के ऊपर इस बात के ऊपर कहा जा रहा है कि डायर ने जो है मेन एक्शन लिया, उसका एक कॉन्स्पिरेसी थी, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि डायर ने बचाया। परंतु इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, ब्रिटिश राज्य की जो नीति है उसको भूल। जी बिल्कुल, जो इंपीरियलिज्म का सबसे खतरनाक चेहरा था, वो दिखाता है। आप इतिहास ज्यादा जानती हैं इसमें कि ये इंपीरियलिज्म का वो उस समय साम्राज्यवाद का सबसे बड़ी बात थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद उस समय ये नहीं सोचता था कि हमारा अंत होने वाला है, और उस समय ये सोचा जाता था, देखिए राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो चुका है, और 1885 से 1919 आते हैं, वो 1919 के एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, वो लैंडमार्क है मास मूवमेंट का स्टार्ट, और गांधी जी के पास मास मूवमेंट स्टार्ट होना, जिस मास मूवमेंट के अंदर नॉन वायलेंस होगी। तो यहाँ पॉइंट मैं आपका खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय तक ये सोचती थी कि इनको दमन करके दबाया जाए। अभी तक उन्होंने ये नहीं, छोटे मोटे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कर दो ठीक है, परंतु अगर आवाज उठाएंगे तो दमन कर दी जाएगी, बिकॉज so far the British had never thought that they would be compelled to leave India. So here is a situation जहां British Empire अपने आप को मजबूत रखने के लिए वो पावर को यूज करता है। हाँ, ये बात ठीक है कि उसके अंदर ओ ड्वायर का एक अपना रोल था, जनरल डायर का एक अपना रोल था, परंतु इसके पीछे सबसे बड़ी बात है ब्रिटिश सोच, और वो सोच है कि अगर लोग विरोध करते हैं तो उनका दमन कर दिया। लेकिन जैसा आपने कहा, आप सभी ने कहा कि जहां ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा कि वो भारत की जड़ें हिलाएगा, वहां भारत ने इसके बाद एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी, और हमने देखा कि इसके बाद बड़े बड़े नाम उभर के आए। एक तरह से अगर देखा जाए तो गांधी जी, महात्मा गांधी का जो पूरा योगदान रहा है भारतीय इंडियन नेशनल मूवमेंट में, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, उसका भी एक प्रिल्यूड था ये पूरा इवेंट। लेकिन उसके बाद और भी कई नाम उभर के आए, चाहे हम उधम सिंह की जैसे हमने बात की, और कई सारे ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए अपनी जान को गंवा दिया। आपसे इस विषय में कुछ अगर आप सुना सके तो सुनना चाहेंगे। ऐसा कहना चाहूँगा, उधम सिंह 1919 के बाद की पैदावार है,
ऐसे सा शहीद आजम साहब भगत सिंह हमारे साथ पास है, जो जलियांवाले बाग की मिट्टी लेके जाके उसमें बंदूकें उगाता है। तो वो देखिएगा। जिथे डुलरा खून बेदोशां दा, जिथे डुलरा खून बेदोशां दा, उथों ऊधम सिंह जै तूफान उठे, जिन्ना डायर नू ललकार कहा, मेरी गोली तेरा बबान उठे, जिथे डुलरा खून बेदोशां दा। ओदे चेहरे गुस्से दा पट पखिया, अखियां चों अंगारे गिरदे ने, ओदे चेहरे गुस्से दा पट पखिया, अखियां चों अंगारे गिरदे ने, जेड़े सीने विच दबाए सी, ओ जाग सारे अरमान उठे, जिथे डुलरा खून शहीदां दा। जलियांवाले दी मिट्टी लै रफलां दी फसल उगाई है, जलियांवाले दी मिट्टी लै राइफलां दी फसल उगाई, जिन्ने मौत ना किकली पाई, ओह भगत सिंह जै जवान उठे, जिन्ना डायर नू ललकार कहा। जदों जग पई जमा आजादी दी, जदों जग पई शमा आजादी दी, परवाने चुरमट पाया, ओदा जलवा वेख पतंगा दी, फिर सारे हो कुर्बान उठे, जिथे डुलिया खून शहीदां दा, उथों ऊधम सिंह जै तूफान उठे, जिन्ने डायर नू ललकार कहा, मेरी गोली तेरा बबान उठे, जिथे डुलरा खून बेदोशां दा। बहुत खूब हरिंदर जी, बहुत खूब। अजय जी, आपके ही नाटक दाग दाग उजाला में जो उधम सिंह का किरदार है, उसमें एक बहुत ही ज़ोरदार दमदार डायलॉग है, वो हम दर्शकों को यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। गुड। 12 जून 1940 लंदन के ओल्ड वैली कोर्ट में उधम सिंह उर्फ राम मोहम्मद सिंह आजाद पर मुकदमे की तैयारी है। उधम सिंह उर्फ राम मोहम्मद सिंह आजाद, जिस पर इल्जाम है 13 मार्च 1940 को लंदन के कैस्टन हॉल में सर माइकल डायर का कत्ल। सर माइकल डायर जो जलियांवाला बाग कत्लेआम के वक्त पंजाब का गवर्नर था। यस, मैंने मारा है माइकल ओडायर को, उस माइकल ओडायर को जिसने जलियांवाला बाग में सैकड़ों मासूमों की जानें ली थी। मैंने एक खूनी का खून किया है, मैंने एक कातिल का कत्ल किया है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। सिंह प्लीज रिलैक्स। मिस्टर कृष्णमेनन, प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मुझे कत्ल से इनकार नहीं, मगर कत्ल को जुर्म कहने से इनकार है। बेशक मैं मानता हूं कि मैंने कत्ल किया है, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया। एक बेरहम कातिल को सजा दी है मैंने। तो इस पूरे वाकये का क्या इफेक्ट रहा, उसके बारे में जानना चाहेंगे मैं प्रोफेसर आपको इस तुतीजा। बारे में ये कहना चाहता था। देखिए, एक चीज़ जो अभी हमारे जो बहुत ही जी जी कविता से सुनाई उन्होंने, मैं तो बहुत कम जानता हूँ इस बारे में। देखिए, इसे भगत सिंह का इन्होंने बताया।
एक्चुअली अगर आप ये देखें कि 1919 के बाद एक तो होता है इमीडिएट प्रभाव और एक होता है लॉन्ग टर्म प्रभाव। हाँ। इमीडिएट प्रभाव के अंदर आप ये देखते हैं कि भगत सिंह लाइक जो बच्चा था उस समय 13.5 साल का था, वो जब जाता है तो वो वहाँ की वो ज़मीन को वहाँ की जो मिट्टी है उसको उठाता है और उसके अंदर एक नई चेतना पैदा होती है। ये एक यंग है। हाँ। दूसरी तरफ देखिएगा, गांधी ये कहता है कि मैं इस सिस्टम को चेंज करूंगा जिस सिस्टम को डायर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आप आगे पढ़ते हैं, नेहरू कहता है, जवाहरलाल नेहरू कहता है कि जो सिस्टम इस तरीके से लोगों को ब्रूटली तरीके से मारता है उस सिस्टम के विरुद्ध मेरे लिए विरोध करना जरूरी है। तो देखिएगा आप, भगत सिंह के लिए एक अपना वो इंसिडेंट बन जाता है उसको इंस्पायर करने के लिए, गांधी के लिए वो एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो जाता है, बिल्कुल, और जवाहरलाल नेहरू को वो राष्ट्रीय आंदोलन में लाता है। परंतु इससे भी बाहर अगर हम जाएं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आम लोग जिनको जो इतिहास में सामने नजर नहीं आते, जिन लोगों ने इसको नाटकों के थ्रू मेरे एक दोस्त ने आंध्र प्रदेश के अंदर 1922 के अंदर एक छोटा सा प्ले लिखा गया और वो प्ले हो रहा है आंध्रा में कि जनरल डायर कैसे गोली मार रहा है और लोग कैसे बच रहे हैं। क्या बात। तो ये आप सोचिएगा कि आउटसाइड पंजाब आल्सो इट बिकेम ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, इट बिकेम ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। सो अगर आप इसको देखें, फिर आप लॉन्ग टर्म में गांधी जी की स्ट्रेटेजी को देखें, गांधी जी ने एक रियलाइज किया, जैसा कि ये इस बारे में अभी अजय जी से बात हो रही थी, जो बाद में वो करेंगे, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये मूवमेंट क्यों की। गांधी जी वहां नहीं थे, लोकल लीडर्स भी अरेस्ट हो चुके हैं, तो कई जगहों के ऊपर जो लोग वायलेंस करते हैं, तो गांधी जी बाद में ये कहते हैं कि ये मेरा गलती जो थी, ये हिमालयन मैग्नीट्यूड की गलती थी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि लोग नॉन वायलेंस के लिए तैयार हैं। वो उनकी कमिटमेंट को कंप्लीट मानते हैं, परंतु वो नॉन वायलेंस को नहीं छोड़ना चाहते। अब वो क्या करते हैं, 1920 में जब आंदोलन उन्होंने शुरू करना था, तो वो ये कहते हैं कि हमें कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को नीचे तक ले जाना चाहिए, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहिए, क्योंकि जलियांवाला बाग के इंसिडेंट और रॉलेट सत्याग्रह ने उनको एक बात बता दी कि अगर मूवमेंट के ऊपर एक टोटली उनको कंट्रोल नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वायलेंस हो जाए। दूसरी तरफ आप ये सोचेगा कि अगर इस तरीके से लोग इकट्ठा होते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को आसान मौका मिल जाता है गोली चलाने का। हाँ। तो अब आप ये सोचिए कि ये एक तरीके से, अगर आप राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर देखें, उसकी सोच में चेंज आती है, लोगों की इंस्पिरेशन में सोचें तो चेंज आती है। पर एक सबसे बड़ी बात है कि 1919 के बाद ब्रिटिश ने फिर गोली नहीं चलाई। बिल्कुल। इस वाक्य की सबसे बड़ी ताकत है जनता, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। और बहुत खूबसूरती इसकी यह है कि इस वाक्य के बीच में, इस सभा के बीच में कोई भी नेता नहीं था, जनता खुद खड़ी हुई थी, क्योंकि गांधी जी को रोलेट एक्ट के खिलाफत करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। और फिर जो दो लोकल नेता थे, डॉक्टर बैरिस्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, तो ये दोनों नेता को भी नजरबंद कर दिया गया था कि ये कोई मूवमेंट ना कर पाए 13th को, बैसाखी के दिन ये कोई मूवमेंट ना कर पाए। लेकिन उसके बावजूद हर इंडिविजुअल ने ये सोचा, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं ये सोच के, हर इंडिविजुअल ने ये सोचा, आम जनता ने सोचा, एक अकेले खड़े होते गए, मिलते गए और आगे बढ़ते गए। नहीं, जो सोचा है वो होगा, होके रहेगा। और हाँ, वायलेंट नहीं थे वो, वायलेंस करना भी नहीं चाहते थे। इसी का फायदा उठाते हुए वो शांति से सिर्फ अपना बैसाखी सेलिब्रेट करना चाहते थे, और रोलेट एक्ट के खिलाफ जो उन्होंने एक सभा रखी थी उस पे सिर्फ बात करना चाहते थे, मिलना चाहते थे, एक बैसाखी को छोड़ना नहीं चाहते थे। बिल्कुल, इतनी सी उनकी बात थी। और उस पे जैसे जनरल डायर ने आते ही बिना किसी वार्निंग के ओपन फायरिंग की, यहाँ तक कि सिपाही इतने कैजुअल थे, जनरल डायर इतने कैजुअल थे, वो फिगर तक बता रहे थे कि गोलियां कितनी चली, 1650, 1650 गोलियां चली, लेकिन लोग इतने नहीं मरे। दे वर सो कैजुअल। ये हिस्ट्री में लिखा गया है कि हमने इतनी गोलियां चलाई, लोग उतने नहीं मरे। तो ये बहुत एक अजीब सा वाक्य है। और एक एक सिपाही की फिगर दे रहे थे कि इसने इतनी इतनी गोली चलाई, इतने हम सिपाही।
और बैठे भी किस जगह पे जहाँ छोटा सा गली का एक रास्ता है, वहां से कोई निकल भी नहीं पाएगा। ये तो आम सब जानते हैं कि कोई कहीं कूद रहा है, कोई दीवारों पे चढ़ रहा है, कोई और कुएं में ये कूद जो गए अभी- अपने आप को कूद गए, बचा। आपने ये कैरेक्टर देखा रतन देवी, जो आपके पहले हमने हाँ, विजुअल में रतन दिखाया देवी, जी। रतन देवी हिस्ट्री का एक ऐसा कैरेक्टर है, हर औरत क्या हर इंसान को इंस्पायर करता है। बिल्कुल। शी वॉज द ओनली लेडी। लाशों से अटा पड़ा है जलियांवाला बाग, लाशें ही लाशें हैं, रात का अंधेरा गुप्त, और उसमें बहुत अजीब सा नज़ारा, कुत्ते लाशों को खा रहे हैं। दीज आर द फैक्ट्स। और वो रतन देवी कर्फ्यू के दौरान अंधेरे में डरती बचती कैसे भी निकल के गई। उसने ये नहीं सोचा मैं औरत हूँ, मैं क्या हूँ। वो इस टाइम एक अपने हस्बैंड की लाश को ढूंढ रही थी, अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी। राइट। और वो जैसे तैसे जलियांवाला बाग पहुंची, और वहाँ कितनी लाशों के बीच में आखिरकार वो रोती बिलखती अपने हस्बैंड को ढूंढ ली। और उसके शब्दों में है दर्द, वो सारा नज़ारा है कि कैसे वहाँ और एक छोटा सा बच्चा, गोलियां लगी हुई हैं, मरने वाला है, लेकिन उसको पानी नसीब नहीं हो रहा, और वो कह रही है कि यहाँ पानी कहाँ दूं बेटे तुझे मैं, यहाँ तो खून ही खून बिखरा हुआ है। तो दीज आर द फैक्ट्स। जी, बात बताइए। यही नज़ारा हमारे पास आपके प्ले की कुछ झलकियों में भी है, दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। कमर पे गोली लगी, पानी पिला दो। ऐसे पानी कितने पुत्र, कूड़े कूड़ेगा पुत्र, कूड़ेगा। ओए माय गुरु, की कितना बच्चे तुझे बख्शेगा। कोई मेनू पानी पिला दो। अपने पुत्रा नु बेचो, बेचो मंजा लेके नदी लाश उठान वास्ते कोई दे आओ। लालो लाला वास्ता लाला जी। लोको, फेंको, फेंको। कुत्तिया ने लाशा नु। प्रोफेसर तुतेजा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, ऐसे देखिएगा जिस तरीके से अजय जी सुना रहे थे और जैसा उन्होंने इसको बहुत ही एक इमोशनल होके उसके अंदर एक उस सीन को जो है डिपिक्ट किया। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस मूवमेंट में जो लोग इकट्ठे हुए हैं और जो बात का उसका एक्सपीरियंस है, वो जो इकट्ठे हुए हैं उनमें एक जोश है। उसके एक इंस्टेंस देता हूँ आपको। वो जोश ये है कि जब अंग्रेज़ों ने गोली चलाई ये सिपाहियों ने, तो क्या हुआ कि लोगों वहाँ से आवाज़ आई जहाँ मीटिंग हो रही थी। ये मेरे टीचर थे प्रोफेसर वीएन दत्ता, उन्होंने लिखी है कि फोकियों का मतलब यहाँ पर ये है ब्लैंक, कि लोग कह रहे थे कि हमें कोई फियर ही नहीं है। ब्रिटिश सैनिक गोली मार रहे हैं, वो कहते हैं ये ब्लैंक है। पर जब लोग मरना शुरू हो गए तो सीन कन्वर्ट हो गया। हाँ। अब जब सीन जब चेंज होता है, इंटरेस्टिंग चीज देखिए आप, उस सीन में मरने वाले हिंदू मुसलमान सिख सब थे, किसी का धर्म अलग नहीं था। क्या बात है।
और जो उसके बाद लोग करने हेल्प करने के लिए आए थे वो भी हिंदू मुसलमान सिख इकट्ठे थे। क्या बात है। तो ये हमारे वो जो जलियांवाला बाग के अंदर जो यूनिटी थी लोगों की, जो रिलीजन से बाहर चली जाती है, वो हमें उस समय डिपिक्ट होती है। मैं सोचता हूँ अगर आप इस समय के एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। उसके बाद क्या हुआ था, रामनवमी वाला इंसिडेंट तो है, आपको पता होगा श्रद्धानंद को जामा मस्जिद से लाहौर के अंदर बोले थे, जबकि जामा मस्जिद आप समझ सकते हैं। तीसरी बात ये देखिएगा, गांधी जी ने कहा कि मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि इतनी बड़ी हिंदू मुस्लिम यूनिटी मैंने नहीं देखी थी। और इसकी सबसे महान बात यह आती है कि हम लोग जुड़ रहे हैं, ये मूवमेंट हमें इकट्ठा करती है। जो सरमाएदार कुछ थे, चाहे वो हिंदूज के थे, चाहे वो मुस्लिम्स के थे, चाहे वो सिख्स के थे, मोहम्मद शफी अमंग द मुस्लिम्स, सुंदर सिंह मजीठिया अमंग द सिख्स एंड राजा नरेंद्र नाथ अमंग द हिंदूज, वो कहते हैं ये आर्टिफिशियल है। क्यों आर्टिफिशियल कहते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी? क्योंकि वो उस बहाने ब्रिटिश से कुछ ले सकते थे। देखिएगा, आप हमारा कुछ इंटरेस्ट सेव करिएगा। और ब्रिटिश भी क्या कहता था, मैं आपको 1857 एक पॉइंट बताऊंगा, खत्म करूंगा कि 1857 के अंदर उन्होंने कहा था कि ये विद्रोह क्यों हुआ कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान जो आपस में वैसे लड़ते रहते इकट्ठे मिल गए थे। तो इन्होंने कहा कि अब फिर हिंदू मुसलमान इकट्ठे मिल रहे हैं, तो ये एक एक्सक्यूज बनाया उन्होंने गोलियां चलवाने के लिए। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, बिल्कुल। इसलिए जिसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ब्रिटिश एंड आल्सो एज वेल एज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट वी हैव टू सी। पतंगा जी, यहाँ पर आप क्या सुनाना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा, तब हर आदमी उसके अंदर की जोश है, मैं दर्दी हाँ मुर्खता दा मन दर्द वंडाना आंदा है, एक दूसरे के दर्द को कैसे बांट रहे हैं। ये तो बात वही होगी जो मैं दर्दी हाँ मनुखता दा मैनू दर्द वंडाना आंदा है, मैं बनिया हाँ फौलादां दा बनिया हाँ मैं फौलादां दा मैनू जोर विखाना आंदा है, मैं दर्दी हाँ। बेशक मैं अमन पुजारी हाँ, पर जंग बाजा तो डरता नहीं। बेशक मैं अमन पुजारी हाँ, पर जंग बाजा तो डरता नहीं। जेड़ा जुल्म करे उस जालिम दा तख्ता पलटाना आंदा है, मैं दर्दी हाँ। मैं चरखड़ियां ते चढ़िया देगां च उबाले खाते ने, देगां च उबाले खाते ने। मैनू देश कौम ते धर्म लई बंद बंद कटवाना आंदा है, मैं दर्दी हाँ। जे लड़ के मर जा रण अंदर, इस गल दा करना गम नाई। जे लड़ के मर जा रण अंदर, इस गल दा करना गम नाई। मर के भी देश दे वैरी तो मैनू मुल्क बचाना आंदा है, मैं दर्दी हाँ। तो आखिरी बंद देखिएगा। मेरी लोड़ जे किधरे पै जावे, सरबंस देश तो वार दियां। मेरी लोड़ जे
देश नू पै जावे सरबंस देश तो वार दियां हर सदमा कैदी सैके ते मैनू मुस्काना आउंदा ए मैं दर्दी हां मनुखता दा मैनू दर्द वंडाना आउंदा ए मैं दर्दी हां बहुत खूब वरिंदर जी। तो जैसे कि थिएटर में भी हम कहते हैं कि रंगमंच पे कोई भी किरदार छोटा नहीं होता, छोटे से छोटे किरदार की अपनी एक भूमिका होती है। ठीक उसी तरह से अगर हम अपने स्वतंत्रता संग्राम को भी देखें, एक लार्जर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भले ही हमें बड़े बड़े नाम याद आते हों, लेकिन स्वतंत्रता की मशाल जो जलाई वो एक आम आदमी ने जलाई, और पूरा जलियांवाला बाग और इसके बाद जो कुछ भी हुआ, ये पूरा वाकया और उसके बाद जिस तरह से भारत का इतिहास रहा, हमें यही बताता है कि छोटे छोटे किरदारों ने ही स्वतंत्रता की लौ जलाई और इस मशाल को आगे बढ़ाया, और हमें स्वतंत्रता जो है वो उन्होंने हमें भेंट के रूप में दी। आप तीनों गेस्ट का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप आए और आपने इसके बारे में हमसे इतनी सारी बातें शेयर की, इतनी खूबसूरत आपने छोटे छोटे से हमें वाक्य भी बताए और पूरे जलियांवाला बाग इस इंसिडेंट को हमारे सामने जीवंत कर दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। तो आज के गुड इवनिंग इंडिया के इस अंक में बस इतना ही। कैसा लगा आज का ये कार्यक्रम हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है goodeveningindia.dd@gmail.com। और चलते चलते आप सभी को एक बार फिर बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।